समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार का विशेष कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव, जहां पर हम दिन भर की तमाम अहम खबरों पर देते हैं आपको जानकारी और उस पर विशेष सटीक जानकारी देने के लिए सीधे जुड़ते हैं लाइव हमारे रिपोर्टर्स से। तो कांग्रेस पार्टी का आज 138वां स्थापना दिवस है। ऐसे में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झंडा तोलन कर सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा अभियान से पार्टी मजबूत हुई है। वहीं कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। तो आज 138वां स्थापना दिवस है कांग्रेस का और इसकी झलक जो है झारखंड के प्रदेश कार्यालय में भी देखने को मिली, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसने कई मायनों में कांग्रेस को और भी मजबूती दी है। कांग्रेस की स्थापना जो है हिंदुस्तान को लेकर के हुई थी, भारतवर्ष को लेकर के हुई थी और उसमें हम लोगों ने उसी दिन कामयाबी पाली थी जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। हम लोग लगातार अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और प्रयास करते हैं कि हर वर्ष ये संकल्प ले कि जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकें। देखिए, जिस चीज़ के लिए झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उन अरमानों को, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में हम सभी सार्थक कदम उठा सकें और अपना महती सहयोग दे सकें, इसी प्रयास को पूरा करने का संकल्प है। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में खुशियों के साथ, मिठाइयों के साथ इस स्थापना दिवस को मनाया गया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की कुछ तस्वीरें अगर हम देखें, खास करके प्रदेश कांग्रेस की, तो आपसी अनबन और जो चल रही है, लोगों में मनमुटाव चल रहा है, वो सामने आ रहा था। हालांकि आज ये जो स्थापना दिवस है उसके बाद क्या वाकई अब एक मजबूती और एक नया रूप देखने को मिलेगा प्रदेश कांग्रेस का, ये भी हम जानना चाह रहे हैं। सुबह से ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो स्थापना दिवस समारोह के कांग्रेस की, जहां राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इतने सालों में जो भी उपलब्धियां हुई हैं कांग्रेस पार्टी की उसके बारे में गिनवाया। खास करके प्रदेश कांग्रेस की भी उन्होंने बात कही कि क्या कुछ चीज़ें इन सालों में हुई है, कि खास करके जब से झारखंड राज्य का अलग से बना है, ये जब से अलग से स्थापना हुई है इसकी, तब से यहाँ के जो झारखंड कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है वो और भी ज़्यादा अहम हो गई थी। कांग्रेस पार्टी फिलहाल सरकार में भी है, ऐसे में उनकी भूमिका राज्य को लेकर के क्या होती है ये और भी ज़्यादा गंभीर है और यही कारण है कि क्या कुछ पार्टी ने आज तक किया है, राज्य के विकास में किस तरीके से अपनी भूमिका
निभाता रहा है कांग्रेस पार्टी, इन सभी चीजों के बारे में आज राजेश ठाकुर बताते हुए दिखे। कांग्रेस की स्थापना जो है हिंदुस्तान को लेकर के हुई थी, भारतवर्ष को लेकर के हुई थी और उसमें हम लोगों ने उसी दिन कामयाबी पाली थी जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकुर, आज स्थापना दिवस है कांग्रेस का, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? बिल्कुल प्रभा, देखिए आज कांग्रेस का स्थापना दिवस था और ऐसे में राजधानी रांची के कांग्रेस कार्यालय में भी जो है राजेश ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया, साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो यात्रा चल रहा है उसे लेकर के जो है और पार्टी में मजबूती मिले, इसी को लेकर के आज उन्होंने ये संदेश भी दिया है कार्यकर्ताओं नेताओं को। और साथ ही साथ झंडोत्तोलन कार्यक्रम हुआ, उसके बाद उन्होंने सभी कांग्रेसियों के बीच मिठाइयां बांटी और धूमधाम से जो है आज स्थापना दिवस कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया है। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जो लेखा जोखा है कांग्रेस के जो भी यात्रा हुई, जो भी जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा था उसको लेकर के तमाम लेखा जोखा है वो उन्होंने पत्रकार को बताया। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अब कांग्रेस का ये 138वां स्थापना दिवस था और इसी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। जी बिल्कुल अंकुर, यहाँ पर राजेश ठाकुर पार्टी की मजबूती के बारे में बात करते हुए दिखे। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो एक मन मुटाव की जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद क्या लगता है कि वाकई आज स्थापना दिवस पर वो मजबूती लौट आई है या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस के बीच, अगर झारखंड कांग्रेस की बात करें तो कार्यकर्ता और जो बड़े नेता हैं उनमें साठगांठ की जो है कमी देखी जा रही थी, तो उन्हीं को मजबूत करने के लिए जो है जिला स्तरीय बैठक जो है वो की जाती है और इसी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा है कि कांग्रेस में अब कोई मतभेद नहीं है और इसी को लेकर के जिस तरीके से जो प्रभारी है अविनाश पांडे, उनके आदेश के अनुसार जो है तमाम कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है, ब्लॉक लेवल में मिला जा रहा है और पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए जो है तमाम अभियान चलाया जा रहा है। चाहे भारत जोड़ो अभियान की बात करें, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बात करें, तो तमाम योजनाएं जो हैं, तमाम जिस तरीके से अभियान है वो किया जा रहा है। ऐसे में उनका कहना है कि पार्टी की मजबूती जो है वो मिलेगी और 8.5 लाख जो है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में तमाम जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं, तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि अब पार्टी को और मजबूती मिलेगी और पार्टी जो है आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल अंकुर, और भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसे कहीं ना कहीं सफल भी बताया जा रहा है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अपने तरफ से क्या कुछ नया कदम उठाने वाली है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा झारखंड के लोगों से जुड़े? देखिए जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उसका अभियान जो है राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर रहे हैं और इसी को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड कांग्रेस जो है वो सबसे अव्वल रहा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर के, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता जो है वो काफी संख्या में पहुंचे थे और इसे इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाया था और इसी को लेकर के उनको कहना है कि झारखंड जो है सबसे अव्वल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें झारखंड में जो भारत जोड़ो यात्रा के अभियान शुरू हुआ था, इसमें तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो मौजूद रहे थे। रांची के जिला स्कूल में आयोजन किया गया था जिसके बाद सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए लगातार राजेश ठाकुर का कहना है कि वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हैं और पार्टी को कैसे मजबूत करें इसे लेकर के हमेशा चर्चाएं करते हैं। जी बिल्कुल अंकुर, आखिरी सवाल रहेगा आपसे यहाँ पर, क्योंकि दावे कर रहे हैं राजेश ठाकुर, जैसे आपने कहा कि अब जो भी मनमुटाव था पार्टी में वो अब नहीं है, अब मजबूत हो रही है पार्टी, तो आज ये जो स्थापना दिवस था उसमें क्या कौन कौन से चेहरे देखने को मिले? क्या वो चेहरे भी साथ में देखने को मिले जिनके बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई थी? को बता दूं कि ये कार्यक्रम जो झंडोत्तोलन कार्यक्रम वो लगभग 10:30 बजे हुआ था। राजेश ठाकुर सबसे पहले इस कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन अगर बात करें बड़े नेताओं की जैसे सुबोध कांता है वो नहीं थे और कई विधायक, कोई मंत्री जो हैं कांग्रेस कोटे के वो नहीं पहुंचे थे। राजेश ठाकुर की अगुवाई में जो है ये झंडोत्तोलन किया गया और साथ ही साथ उन्हीं की अध्यक्षता में जो है उन्होंने आज स्थापना दिवस मनाया है झंडोत्तोलन करके और मिठाइयां जो है वो बांटी है। अगर चेहरे की बात करें तो राजेश ठाकुर के चेहरे के अलावा
कई कार्यकर्ता, कई नेता मौजूद थे, लेकिन बड़े नेताओं में कोई शामिल नहीं हुए। जी बिल्कुल। और भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर हाथ से हाथ जोड़ो वाली जो यात्रा है, वो उसे आगे किस तरीके से हम झारखंड में देखने वाले हैं, उसे कैसे आगे रखा जाएगा और लोगों को इससे कैसे जोड़ा जाने वाला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा सफल बना है और ऐसे में हाथ में हाथ जोड़ो यात्रा जो है उसे भी सफल बनाया जाएगा। जिस तरीके से साफ राजेश ठाकुर ने कहा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो है पूरे देश में फैल रहा है और इसी को लेकर के सभी लोगों के बीच जो है आपसी मतभेद ना हो, उसे लेकर के संदेश देकर के भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू होगी। इसे सफल बनाने के लिए राजेश ठाकुर ने कहा है कि पूरे झारखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जो है वो जुटेंगे और इस अभियान को भी सफल बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज झारखंड के प्रदेश कार्यालय में 138वें स्थापना दिवस समारोह की झलक देखने को मिली, जहां पर राजेश ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि किस तरीके से अब पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन धरातल पर देखना है कि क्या वाकई पार्टी को मजबूती मिल पाई है, नए लोग क्या वाकई उतनी संख्या में जुड़ रहे हैं, या फिर जो पुराने सदस्य हैं झारखंड कांग्रेस के, उनमें क्या अब जो रिश्ते हैं वो सब कुछ ठीक है। कोरोना संक्रमण को लेकर पलामू जिला प्रशासन की ओर से बैठक की गई। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और डॉक्टर शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त ने जिले के पांकी और लेस्लीगंज सीएचसी में बने पीएसए प्लांट के संचालन को लेकर जनरेटर और ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। वहीं जिले में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए उपायुक्त ने सीएस और डीपीएस को निर्देश दिए। तो जिस तरीके से कोरोना की लहर अब तेजी से बढ़ रही है, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भी सामने आ गया है। लोगों में जिस तरीके से इसको लेकर चिंता और डर बढ़ गई, यही कारण है कि पलामू में भी अब जो जिला प्रशासन है वो काफ़ी सक्रिय दिख रहा है और इसी को लेकर के आज उपायुक्त के द्वारा बैठक की गई। अभी हम लोग हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट में कितना कोविड फैसिलिटीज है, ऑक्सीजन प्लांट्स का क्या स्टेटस है, अभी हमने रिव्यू किया है। इसमें हम लोग एज एंड टुडे करीब मोर देन 500 बेड्स अवेलेबल है हमारे पास, जो ऑक्सीजन के साथ अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन प्लांट्स 2-3 अभी प्रिसाइजली 4 हैं, उसमें 2 अभी चालू करना है हमको। लेस्लीगंज पांकी में भी, वो भी अभी हम लोग कुछ उसमें कमियां हैं, उसमें राज्य सरकार से हम लोग फंड मांग के उसको भी चालू कराएंगे। और बाकी एम्बुलेंस कोविड रिलेटेड जो भी आइटम्स है सब हमारे पास अभी अवेलेबल है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कोविड का प्रोटोकॉल अभी भी फॉलो कर लीजिए और वैक्सीनेशन जरूर हम लोग 3rd डोज लेना है। तो चलिए अब इस खबर पर सीधे लाइव जुड़ते हैं पलामू से हमारे सहयोगी प्रभुदयाल तिवारी से। प्रभुदयाल, इस खबर पर पहले भी हम आपसे बातचीत कर चुके हैं कि क्या कुछ हुआ मीटिंग में, उपायुक्त ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल क्या कुछ सुविधाएं हैं अस्पतालों में? बिल्कुल प्रभा, आपको बताते चले कि कोरोना नए वेरिएंट को लेकर जो है पलामू जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क हो गया, जिसको लेकर आज जो है जिले के जो उपायुक्त, स्वास्थ्य विभाग से लेकर जो भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी, उनके साथ जो है मीटिंग की है, जिसको लेकर लगातार दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जो है कहीं भी अगर संदिग्ध मरीज मिलता है उसको लेकर तुरंत जो है ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। और वहीं आपको बताते चले कि अस्पताल जो परिसर है पलामू जिला के जो मुख्य अस्पताल है, वह अस्पताल से लेकर जो है प्रखंड स्तर में जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं उसको लेकर जो है वेंटिलेटर से लेकर जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर तक जो है सारी मरम्मत की जा रही है। सारी सुविधाएं जो है बेड से लेकर जो है, ताकि बेड पे भी जो ऑक्सीजन का जो भी लेवल होता है वो पूरी तरह से जो है मापदंड को लेकर जो है तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, तैयारियां शुरू हो गई। अब तक की बात करें, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोरोना का इस तरीके से भयावह रूप हमें देखने को मिला। इसके पहले भी कोरोना का एक दौर हम देख चुके हैं, तो उस समय से जो चीज़ें की गई थी, जो आप ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता की बात कर रहे हैं, तो अभी भी क्या वो काम कर रहा है या फिर चीज़ें अभी ठप पड़ी हुई है? और अचानक से, क्योंकि अगर कोरोना की जो तादाद है, संख्या मरीजों की बढ़ती है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी।
जी बिल्कुल प्रभा, ये सोचने वाली ही बात है क्योंकि इसको लेकर जो है कल ही जो है पूरा भारत में जो है मॉक ड्रिल किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल आते हैं उसको लेकर, और मॉक ड्रिल के माध्यम से दिखाया भी गया है कि जो भी कोरोना पेशेंट आते हैं वो तत्परता से जो है कैसे उनका इलाज किया जाए, इसको लेकर जो है मॉक ड्रिल किया गया है। और वहीं जिला प्रशासन जो भी है पूरी तरह से अलर्ट मोड है कि अगर कहीं से भी कोई कोरोना पेशेंट, क्योंकि अभी पलामू जिले के जो है पड़ोसी जिला है जो है पलामू प्रमंडल के जो जिला जो है गढ़वा जिला, वहां से भी जो है कोरोना के 2 संदिग्ध अभी मिले हैं, जिसको लेकर और भी जो है जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है सचेत हो गया। वहीं आपको एक और बात बताते चले प्रभा की यहाँ जो भी जो वैक्सीन को लेकर जो है थोड़ा जरूर अस्पताल में जो है मायूसी छाई हुई है लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ जो भी अस्पताल में वैक्सीन को लेकर जा रहे हैं वहाँ वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सका है, जिसको लेकर जो है वहाँ से जो है घूर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि एक नया रिपोर्ट आया है स्वास्थ्य विभाग का पलामू की तरफ से, जो सबसे बड़ा बात है जो आंकड़ा आया है 15 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के बीच में जो भी युवक हैं युवतियां हैं उनका जो परसेंटेज आया है वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेकेंड डोज जो लेने वाले की जो अगर बात करें यहाँ पे तो मात्र जो है 53% ही जो ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्स्ट डोज लिए हैं, और 53% माफ कीजिएगा 53% जो है सेकेंड डोज जो है युवक है वो नहीं ले पाए हैं, जिसको लेकर जो है जिला प्रशासन जो है थोड़ा सा जरूर इस पर जो है ध्यान देना होगा ताकि जो भी कोरोना के जो नए वेरिएंट है उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल प्रभुदयाल, 2 चीजें इसमें सामने आ रही है जैसे कि आप बता रहे हालात की। एक तो वैक्सीनेशन में कमी हो रही है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, दूसरी तरफ अस्पतालों में वैक्सीन ही नहीं है। तो एक तरफ लोगों को क्या जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कुछ चीजें की जा रही है, या फिर जहां पर जिन अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है वहां मंगवाया जा रहा है? स्वास्थ्य कर्मियों का क्या कहना है इसे लेकर? जी इसको लेकर जो है हमारी डीसी से बात हुई है, उनके द्वारा बोला गया कि वैक्सीनेशन की जो है कमी तो पूरे राज्य में है, जिसको लेकर जो है राज्य को जो है सरकार को जो है पत्र के माध्यम से भेजा गया है, बोला गया है कि वैक्सीनेशन को जो है जितना से जल्दी जो है पूरा किया जाए। और वहीं अगर जांच की बात की जाए तो जांच भी जो है लगातार जिला स्तर में जो है जांच की जा रही है, और वहीं प्रखंड स्तर में जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ भी दिशा निर्देश दिया गया है कि कहीं भी जो है अभी मौसम भी देखा जाए तो काफी जो है अभी जो मौसम जिस तरह से अभी कभी गर्म ठंडा के बीच में लोग गुजर रहे हैं, जिसको लेकर जो है सर्दी खांसी जो है आम बात होते जा रही है, इसको लेकर भी जो है अलर्ट मोड में जो है रहने के लिए जो है उपायुक्त जो है जिला स्तर के जो जितने भी अधिकारी हैं मीटिंग के माध्यम से बोला जा रहा है। जी बिल्कुल प्रभुदयाल, यहाँ पर आपने गढ़वा की भी बात की थी। यहाँ अभी पिछले दिनों ही जो एक महिला संक्रमित पाई गई थी उसके बाद काफी हड़कंप मच गया था, तो अभी कुछ अपडेट सामने आई है कि उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो सैंपल के लिए भेजा गया है या क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई है? जी बिल्कुल प्रभा, जो कल की ही बात है, जो गढ़वा जिला में जो भी महिला संक्रमित पाई गई थी इसको लेकर जो है उसे फिलहाल खोज लिया गया, उसे क्वारंटाइन किया गया, उसे अलग घर में ही किया गया है, क्वारंटाइन किया गया है। वहीं उसके सैंपल को लेकर जो है बाहर भेजा गया है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है कहना जो है जल्दबाजी होगी कि आखिर जो है नए वेरिएंट जो भी है वो इसमें है आया हुआ है या फिर ये आम जो है सर्दी खांसी जो चल रहा है वो। और आज उपायुक्त की अध्यक्षता में ये जो बैठक की गई है उसमें दिशा निर्देश दिए गए, तो मॉक ड्रिल को देखते हुए चीजें की गई, मतलब मॉक ड्रिल कितना सफल रहा था पलामू जिले में? जी बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में मॉक ड्रिल की जा रही थी, जिसको लेकर पलामू में भी मॉक ड्रिल किया गया है, जिसको लेकर पेशेंट किस तरह से जो है पूरी तरह से पेशेंट को कैसे रखा जाए, अगर पेशेंट आता है पलामू जिले में अगर संक्रमित पाए जाते हैं लोग तो उन्हें कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, इसको लेकर जो है मॉक ड्रिल किया गया है। और मॉक ड्रिल के माध्यम से भी जो देखा गया है कि जो भी यहाँ जिले में मॉक ड्रिल किया गया था वो जो है अच्छे तरह से जो है किया गया था। जी प्रभुदयाल, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, पलामू के सुदूरवर्ती इलाकों की बात करें जहां पर ग्रामीण रहते हैं, क्या उन्हें इसके बारे में अब जानकारी है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ रहा है जो कि काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो एक जो डर और कह सकते हैं अवेयरनेस होती है क्या लोगों में आ पाई है अभी? जी बिल्कुल प्रभा, आपका कहना सही है कि कुछ लोग जिस तरह से जो कोरोना के जो कोविड-19 का जो भी जिस तरह से आया हुआ था बीच में जो है एकदम शांति से फैल गई थी, लोगों के मन में एक शांति जरूर हो गई थी कि अब जो है कोरोना से निजात
पा लिया गया है, कोरोना जो है अब खत्म हो गया है। मगर अचानक जो चीन और जापान में जो बढ़ती संख्या के बीच में जो है भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ, इसको लेकर जो है जागरूकता की थोड़ा बहुत जो है स्वास्थ्य विभाग की कमी आई है। लोगों के बीच में जो अभी भी जो है जागरूकता की कमी आ रही है कि कोरोना को लेकर इसी को लेकर जो है लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग हो गया, जिला प्रशासन जो है आज उपायुक्त जो है स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मी है, कर्मचारी हैं, उनके साथ मीटिंग किए हैं। उसको लेकर जो दिशा निर्देश दिए कि जो भी कोरोना के वेरिएंट को लेकर जो है लोगों के बीच में जो है जागरूकता फैलाया जाए। कोरोना को लेकर जो नए वेरिएंट आए हुए हैं, इसको लेकर जो है जो भी सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसको जो पालन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है नए वेरिएंट और कोरोना के जो भी है उसको पालन करने के लिए जो बताया जाए। जी बिल्कुल प्रभुदयाल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कोरोना को लेकर के पलामू जिले में उपायुक्त के अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। काफ़ी अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं किस तरीके से अगर जो हालात हैं, स्थिति अगर कहीं से भी बिगड़ते हैं, अगर कोरोना के मामले और इस तरीके से सामने आते हैं, उन्हें कैसे काबू में रखना है, इसको लेकर के आज ये अहम बैठक की गई है और अब प्रशासन इसे लेकर के सजग दिख रहा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रिपोर्टर्स लाइव में। तो बिहार में भले ही महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन सरकार के ही लोग अब नीतीश के कृषि रोड मैप और नीति पर सवाल खड़े करने लगे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार कटघरे में खड़ी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पेश एक रिपोर्ट। बिहार में कहने को तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन नीतीश के पुराने मंत्री और राजद के विधायक सुधाकर सिंह आज भी अफसरशाही और सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते नहीं थकते। इस बार वो नीतीश के कृषि रोड मैप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा सुनिए कि पूर्व कृषि मंत्री ने अपनी सरकार और उनकी कृषि नीतियों पर क्या कुछ कहा है। तो ये सरकार में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, जितने अधिकारी हैं, वो अपने उत्तरदायित्व से बचने का एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिए हैं। इसीलिए आप देखे होंगे बजट सत्र के अलावा 2 सत्र, मानसून सत्र और हमारा जो सत्र है शीतकालीन सत्र, वह मात्र 5 दिन का होता है। उस 5 दिन में भी 1 दिन श्रद्धांजलि देने में ही चला जाता है। 4 दिन का सत्र। हम लोग सभी ग्रुप जो हमारे सवाल है बिहार की जनता के, गरीबों के सवाल हैं, कारोबारियों के सवाल है, किसानों के सवाल हैं, वह सवाल विधानसभा के फ्लोर पर कोई भी एक तो आते नहीं, अगर आज आते हैं तो उसमें 10% से भी कम पर बहस होता है। कृषि को लेकर प्रदेश में चर्चा हो और कृषि मंत्री डॉक्टर सर्वजीत भले चुप रहें, ऐसा थोड़ी ना मुमकिन है। राजद कोटे के विधायक और मौजूदा कृषि मंत्री सर्वजीत ने इस बार केंद्र सरकार के कृषि विभाग पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने को लेकर सवाल खड़ा किया है। बिहार की जो बनावट है, कहीं सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है, जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरे देश और दुनिया झेल रही है। इसलिए मैं लगातार अपील कर रहा हूं कि हमें सही समय पे खाद का भरपाई जो है सो किया जाए। अगर हमको भूख अभी लगा है, 3 दिन बाद अगर खाना देंगे तो परेशानी है। हमको लगातार हम लोगों ने यही डिमांड किया है कि सही समय पे हमें खाद की आपूर्ति कर दी जाए। बिहार में सरकार के लोग ही अपने दल के विरुद्ध मुखर होकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष में बैठी बीजेपी को जुबानी तीर साधने का खुला रास्ता मिल चुका है। जगदानंद बाबू उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो सरकार में, तो उनको तो इस्तीफा देना चाहिए ना। पुत्र दूसरे राह पर, बाप दूसरे राह पर, ऐसा नहीं है। ये दोनों की नूरा कुश्ती नहीं चलेगी।
सुधाकर जी अगर सच में है तो इस्तीफा देके बाहर आए। उस पार्टी में तो आप बने, उसी सरकार के साथ आप नुमाइंदे बन के चल रहे हैं, तो दोहरी खेल नहीं चलेगा। किसानों के लिए दूसरी आवाज़ और सरकार में रहकर दूसरा मलाई, दोनों नहीं चलेगा। पक्ष में बैठे लोग ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे तो ऐसे में दल के मुखिया का सरदर्द बढ़ना लाजमी है। अब देखना यह है कि विरोधी बोल नीतीश कुमार के लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ा करते हैं। P2C के चलिए इस खबर पर सीधे लाइव जुड़ते हैं पटना से ब्यूरो हेड SK राजीव से। राजीव, नीतीश कुमार का चौथा ये कृषि रोड मैप है जो कि बनकर तैयार है। एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि इसके जरिए किसानों को नई टेक्निक से जोड़ा जाएगा, आधुनिकीकरण से जोड़ा जाएगा, उनके लिए फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ विपक्ष इसमें खामियां निकालने से पीछे नहीं हट रही है। सबसे पहले जानना चाहूंगी, ये जो नया रोड मैप तैयार किया गया है किसानों के लिए है क्या? नहीं, देखिए प्रभा, दरअसल में नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए थे, उस समय से लेकर के अभी 2022 तक में 4 कृषि रोड मैप उन्होंने बनाया है। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब भी किसी भी जनसभा को संबोधित करते थे तो वह ये जरूर कहते थे कि वो ऐसा चाह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के थाली में जो है वो बिहार का एक व्यंजन जरूर। तो नीतीश कुमार उसी पूरे मामले को लेकर के उन्होंने न सिर्फ कृषि रोड मैप बनाया बल्कि उसमें उन्होंने कोशिश की। लेकिन नीतीश के लिए अब नई मुसीबत यह बन गई है कि अब उनका रोड मैप जो है वो उनके लिए ही सरदर्द साबित हो रहा है। और यही वजह है कि जो बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, आरजेडी के विधायक हैं, सीनियर लीडर है, और बिहार में जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे हैं, अब वो नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह यह कह रहे हैं कि आज तक बिहार में किसानों के लिए सरकार ने कोई काम किया ही नहीं। अब देखिए, जो विपणन जो नीति होती है, जो कृषि विपणन नीति होती है, वो केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर कटघरे में खड़ी रही। और आपको याद होगा कि जो राकेश सिंह टिकैत थे वो लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ इसी कृषि विपणन नीति को लेकर के अब सुधाकर सिंह बिहार में नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। इवन वह यह कर रहे हैं कि 4 रोड मैप, कृषि रोड मैप बिहार सरकार ने बना लिया, लेकिन एक भी रोड मैप में किसानों को कितना फायदा हो रहा है यह नहीं दिखाया गया। जाहिर है, अगर इस तरीके की बयानबाजी सरकार में बैठे विधायक दल के लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार पर सवाल खड़े होंगे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है वो अपनों के ही सवालों से लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच आप देखी होंगी कि सुधाकर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद जो है वो फिर सर्वजीत जो कृषि मंत्री हैं, अभी बिहार में गया के रहने वाले हैं, गया से विधायक हैं, वो उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में यूरिया की जो है वो कमी है। विधिवत जो केंद्र सरकार है वो बिहार सरकार को कृषि रोड मैप में मदद नहीं कर पा रही है। यानी कि सरकार के ही दोनों एस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि दोनों पहलू जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार में जो बैठे हुए जो विधायक हैं वो सरकार को पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं का काट करने के लिए फिर दूसरी तरफ आरजेडी कोटे से जो कृषि मंत्री हैं वो फिर सामने आ जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में तो मुसीबतें बढ़ेंगी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के लिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो चौथा कृषि रोड मैप है वो अब गले की फांस बनता जा रहा है। जी प्रभा। बिल्कुल राजीव, लेकिन सवाल इनके बीच ये हो रहा है कि बिहार जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था उसकी कृषि पर ही आधारित है। ऐसे में जिसका रोड मैप तैयार हो, इस पर सवाल खड़े हो रहे, राजनीति हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जो नुकसान है वो तो किसान को ही झेलना पड़ेगा। नहीं, देखिए, बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की अगर आप बात करेंगे प्रभा, तो राष्ट्रीय स्तर पर 70% जो आबादी है इस देश में वो किसानों की है और 70% जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो किसी के माध्यम से होता है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर देश के किसान थोड़े दिनों के लिए बैठ जाए तो फिर देश में खाद्यान्न के संकट से पूरे देश को गुजरना पड़ेगा। देखिए, बिहार के साथ भी कुल यही हो रहा है। बिहार में अभी तक कोई ठोस कृषि नीति नहीं बन पाई, इसका सीधा लाभ किसानों को दिया जाए। अब देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो अपने स्तर से राजनीति कर रही है और ये आपको पता है कि हर एक 3 महीने पर 2000 रुपए जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के खाते में जमा किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार पहले से ही किसानों के लिए काम करने की बात कर रही है और इस मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वही दूसरी तरफ राज्य सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो कृषि नीति को, राज्य सरकार कृषि नीति को लेकर के राज्य सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगी तो आरजेडी कोटे से विधायक हैं सुधाकर सिंह, उनको केंद्र सरकार पर हमलावर होना चाहिए, लेकिन वो केंद्र सरकार पर हमलावर न होकर के राज्य सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे में किसानों का कितना फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह कहते हैं कि अभी तक जो उन्होंने कृषि रोड मैप तैयार किया है या फिर एक ग्रीन रिवॉल्यूशन की वो बात करते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं, लेकिन वो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो धरातल पर है वो उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। संकट देखिए यहीं पर है। हालांकि इन सबके बीच क्योंकि किसान जो है वो एक बड़ा वोट बैंक होता है किसी भी राजनीतिक दलों के लिए, उस वोट बैंक को कैसे साधा जाए उस पर निश्चित तौर पर न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि आरजेडी भी काम कर रही है और उसी पर
बीजेपी भी काम कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में किसानों का यह वोट बैंक वाकई में किसके लिए एक बड़ा वोट बैंक बनेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। जी प्रभा। राजीव, सुधाकर सिंह यहाँ पर बयान देते हुए दिख रहे हैं कि कम बारिश के कारण बिहार में जो स्थिति है, सूखे की स्थिति हो गई थी, इसलिए किसानों को बहुत परेशानी, और अभी जो राहत दी गई है नीतीश सरकार की तरफ से वो नाकाफी है। ये बयान उनकी तरफ से आया, लेकिन नीतीश कुमार या सरकार की तरफ से कुछ कह सकते हैं कि जवाब भी सामने आया है इसको लेकर के कि क्या कुछ सही में काम किया जा रहा है किसानों के लिए? नहीं, देखिए, सरकार अपने स्तर से ठोस नीतियां बनाती है, चाहे वो किसान हो या फिर किसी भी अन्य विभाग की भी जो नीतियां हैं वो राज्य सरकार अपने स्तर से बनाती है। और जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने विधिवत एक सवाल खड़ा किया है और यह कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अनुदान या फिर जो मदद बिहार सरकार को मिलनी चाहिए, बिहार सरकार के किसानों को मिलनी चाहिए, वो मदद या फिर वो अनुदान नहीं मिल पा रही है। आपको और हम याद दिलाना चाहेंगे प्रभा कि अभी जो बिहार में जो शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है उसमें यही सुधाकर सिंह है जो कृषि बिल लाने की पूरी तैयारी में थे। मुझे याद है मैंने उनसे बात भी की थी, तो जब वो कृषि बिल लेकर के आ रहे थे, लेकिन विधानसभा में उनको सवाल उठाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने वक्त नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका जो कृषि बिल था वो धरा का धरा रह गया। तो देखिए, बिहार में अभी तक वाकई में किसानों के लिए कोई ठोस प्लानिंग नहीं है, बाजार में किसानों के लिए बाजार नहीं है। आप सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, बिहार में किसानों के लिए बाजार नहीं है, औने पौने दामों में बिचौलियों के पास अपना वो सामान बेचते हैं और उसका जो वाजिब जो मूल्य है, तो उसका जो दाम है वो उनको मिल नहीं पाता है। और यही वजह है कि किसान जो है वो लगातार क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। अब देखिए, जो कृषि मंत्री वो सवाल खड़े कर रहे हैं और यह कर रहे हैं कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति है और ड्रॉट से जो है पूरा बिहार जूझ रहा था। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को बिहार के लिए एक खास पैकेज जो है वो कृषि के क्षेत्र में देना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं दे रही है। देखिए, यह एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक का यह पार्ट हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो अभी किसान की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार के किसान जो है वो पहले भी समस्याओं से जूझ रहे थे, आज भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और लाख नीतीश कुमार ये बात कर ले कि वो कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले हैं, कई चौथा पांचवा वो रोड मैप लाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद किसानों की जो माली स्थिति है वो यहाँ की माली स्थिति नहीं सुधर पा रही है। हालांकि इसको लेकर के भी लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जब तक तारतम्य नहीं बैठ पाएगा, तब तक मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो किसान है वो उपेक्षा का दंश झेलते आ रहे थे, झेल रहे हैं और आगे भी झेलते रहेंगे। आखिरी सवाल रहेगा आपसे राजीव, यहाँ पर सुधाकर सिंह तो इस पूरे रोड मैप का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी किसान नेता के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है? नहीं, देखिए, बिहार के साथ एक बड़ी समस्या रही है प्रभा कि बिहार में कोई किसान नेता है ही नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो राकेश सिंह टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत एक जमाने में चौधरी चरण सिंह के जमाने में बहुत बड़े किसान के नेता हुआ करते थे राष्ट्रीय स्तर पर, और इतने बड़े किसान के नेता हुआ करते थे कि कहा जाता था उनके विषय में कि जब वो पैदल निकल पड़ते थे उत्तर प्रदेश से तो फिर केंद्र सरकार की गद्दी जो है वो हिलने लगती थी। तो उसके बाद बिहार में आज तक कोई भी इतना बड़ा किसान का नेता जो है वो हो नहीं पाया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विंग से भी कोई इतना बड़ा जो कोई नेता है जो कृषि के मुद्दे को उठा सके वो उठा नहीं पाया। ऐसी स्थिति में सुधाकर सिंह के प्रति निश्चित तौर पर किसानों की अपेक्षाएं जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ गई है। और खास करके जब सुधाकर सिंह ने यह कहा कि वो कृषि बिल लाएंगे बिहार विधानसभा में और उसके बाद वो हर एक जिले का भ्रमण करेंगे, वहां जाकर किसानों की समस्याओं को नजदीक से समझेंगे और उनके मुद्दे को अपनी ही सरकार के पास उठाने का की वो कोशिश करेंगे, उठाने का काम करेंगे। उसके बाद से निश्चित तौर पर बिहार के किसानों में थोड़ी सी आस जगी है, लेकिन उसके बावजूद बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि बिहार में आज तक एक भी बड़ा कोई किसान नेता पैदा नहीं हो पाया। जी प्रभा। बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार नीतीश सरकार के इस कृषि रोड मैप पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उनकी ही सरकार से यहाँ पर सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी में है उनके द्वारा पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, वही इस पूरे रोड मैप पर सवाल उठा रहे हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर 10,000 से ज्यादा गौवंश का रेस्क्यू किया गया। बता दें कि गौवंश को दुमका जिले के सरियाहाट के रास्ते बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गौवंश तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले भी इस इलाके में गौवंश तस्करी के कई मामले सामने आए हैं और हजारों गौवंश को तस्करों से मुक्त कराया गया है। तो सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर 10,000 से ज़्यादा गौवंश को रेस्क्यू किया गया है। गौवंश को दुमका जिले के सरियाहाट से बांग्लादेश ले जाया जा रहा था।
और इसी दौरान गौवंश तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि इससे पहले भी गौवंश तस्करी के मामले सामने आए हैं, जहां हजारों गौवंश को तस्करों से मुक्त कराया गया है। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रंजीत, सबसे पहले जानना चाहूंगी, इन जो लगभग 10,000 से ज्यादा गौवंश को पकड़ा गया है, जिन तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है, पूरा मामला क्या रहा? जी प्रभा, मैं आपको बता दूं कि आए दिन झारखंड में गाय तस्करी की मामला जो है सुर्खियों में बना रहता है और आज सुबह 5 बजे की ये मामला है, जहां पे सांसद निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं और उन्होंने लगभग हजारों गायों को जो है पकड़ा है, जो तस्करी के लिए बांग्लादेश ले जा रहे थे। ऐसा आरोप सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया और साथ ही स्थानीय पुलिस को भी तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सभी गायों को जब्त कर थाने के ले जाया गया है। फिलहाल ये सरैयाहाट दुमका का मामला है और दुमका में जो है पुलिस पदाधिकारी सभी छानबीन में जुटे हुए हैं कि ये जो गाय जो है हजारों की संख्या में कहाँ ले जाया जा रहा था। और मैं प्रभाव बता दूं कि जो गायों को ले जाया जा रहा था कि ये सड़कों के जरिए ले जाया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों हजारों की तादाद में जब गाय चल रही है तो आखिर पुलिस को ऐसी भनक क्यों नहीं लगी कि इतनी सारी गाय आखिर कहाँ जा रही है। और सुबह सुबह सांसद को जानकारी मिली तो सांसद निशिकांत दुबे 5 बजे के करीब सुबह वो पहुंचे और उसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सरैयाहाट थाना पुलिस वहां मौके पर पहुंची। उसके बाद 2 लोगों को जो गाय हादसे हुए ले जा रहे थे उनको फिलहाल गिरफ्तार कर गया है। और प्रभाव में आपको बता दूं कि झारखंड में आए दिन गाय तस्करी का मामला सुनने को आता है। बोरियो में भी पिछले दिनों जो है 30 गायों को बरामद किया गया था, जो गौ तस्करी के लिए सीमा पार जा रहे थे। वहीं सांसद निशिकांत दुबे जब हजारों गायों के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपना साफ सरकार के पर जो है प्रशंसा करते हुए साफ उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड की जो है तरक्की की बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं के आंखों के नीचे जो है यहाँ पे तस्करी हो रही है, गाय की तस्करी हो रही है, बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तो बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह से छानबीन करती है कि आखिर गाय को सही मायने में बांग्लादेश ले जाया जा रहा था या और कहीं। लेकिन चूंकि हजारों गाय की बात है तो आखिरकार 2-4 गाय या 5-20 गाय होती तो माना जा सकता था कि कहीं हटिया में बिक्री के लिए ले जाया जा सकता था। लेकिन जब हजारों गायों की बात आती है तो ये बड़ा सवाल होता है कि आखिर किस कारण से जो है इतनी सारी गाय सुबह के जो अंधेरे में, रात के अंधेरे में जो है ले जाया जा रहा था और कहाँ ले जाया जा रहा था। सांसद निशिकांत दुबे का तो सीधा आरोप है ये बांग्लादेश तस्करी के लिए ले जा रहा था। जी बिल्कुल रंजीत, जिन 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है उनके बारे में भी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? नाम सामने आए हैं उनके, मोहिउद्दीन और अली अंसारी, जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। जी 2 लोगों को तो फिलहाल हिरासत में लिया गया है और पुलिस अभी कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि अभी जो है छानबीन चल रही है और उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर गाय को जो है कहाँ ले जाया जा रहा था। क्योंकि सांसद निशिकांत दुबे तो 10,000 गाय की बात कर रहे हैं, लेकिन 10,000 गाय तो नहीं, हाँ 1-2 हजार गाय जो थी वो जरूर बरामद किया गया। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे मामला आता है। वहीं मुख्यमंत्री पर भी इन्होंने साफ प्रशंसा करता है कि भाई तरक्की तो की जगह पर तस्करी यहाँ झारखंड में की जा रही है। ये बड़ा मुद्दा जो है, बड़ा मामला आए दिन बीजेपी के द्वारा भी उठाया जाता है और उनको बड़ा हाथ लग गया मुद्दा। आप देखने वाली बात होगी इस मुद्दे पर सीएम का रंजीत, जितनी भी गौ तस्करी आज तक देखने को मिली है उसमें स्थानीय लोगों की काफी अहम भूमिका रहती है। और जैसा कि बता रहे कि 10,000 मतलब हजारों की संख्या में यहाँ पर गौवंश मौजूद थे, तो वहाँ स्थानीय लोगों से भी बातचीत हो पाई। उनका क्या कहना है कि क्या उन्हें इस बात की भनक लगी कि इतने बड़ी संख्या में गौवंश की तस्करी की जा रही है? निश्चित तौर पर जब गायों को, इतने सारे गायों को ले जाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि गौ तस्करी के लिए ही ले जाया जा रहा होगा और स्थानीय लोगों की भूमिका इसमें रहती ही है।
कहीं न कहीं रहती है, चूंकि स्थानीय लोग के बिना जो है भूमिका का ये इतनी सारी गाय को बरामद कर लेके नहीं जाया जा सकता। और वहीं वैसी गायों को चुना जाता है जो काफी एज हो जाता है या तो बूढ़ी हो जाती है, वैसी गायों को तस्करी के लिए ले जाया जाता है बांग्लादेश। फिलहाल अब पुलिस पर को देखना है कि किस तरह का मामला जो दो तस्करी का है या क्या कुछ मामला है। फिलहाल पुलिस अभी कुछ भी इस संदर्भ में बताने से साफ इनकार कर रही है। अब आने वाला समय में ही पता चल पाएगा कि आखिर पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है गाय तस्कर के खिलाफ। फिलहाल गाय का जो सुर्खियां है, फिलहाल बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है गाय तस्करी का मामला, और जाहिर सी बात है अब देवघर रंजीत सिर्फ आज ही नहीं, इसके पहले के कुछ मामलों के बारे में जानना चाहूंगी। देवघर से जो गोवंश तस्करी का मामला सामने आया है, कितनी तेजी आई है उनमें? एक बार फिर से दोहराएंगे प्रभात सवाल। रंजीत, जानना चाहूंगी आज के इस मामले के अलावा अगर कहूं तो पिछले कुछ दिनों से कितने मामले इस तरीके के गोवंश तस्करी के सामने आए, कितनी तेजी आई है उनमें? निश्चित तौर पे प्रभाव पहले बोरियों का भी मामला आया था, और गाय तस्करी का सिर्फ झारखंड में नहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया में होता है। यूपी में खासकर कई मामले ऐसे जिसमें बजरंग दल हो या हिंदू दल हो या कई बीजेपी हो, लगातार सवाल उठाती है और इस पर कुछ न कुछ कड़ा कार्रवाई होती है। ये मामला यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है गाय को जो है पुलिस के हवाले किया गया है, और फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। और स्थानीय लोगों की इसमें जरूर भूमिका रहती है, क्योंकि बिना स्थानीय की मदद से इतने सारी गायों को तस्करी के लिए नहीं ले जाया जा सकता। जी प्रभात। बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आज देवघर से सामने आई थी, जहां सुबह 5 बजे लगभग 10,000 गौवंश तस्करों को यहाँ पर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, जिन्हें पकड़ा गया था। सांसद निशिकांत दुबे इसका नेतृत्व करते हुए दिखे थे, जहां इन गौवंश का रेस्क्यू किया गया। सरायकेला के चांडल थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उत्पाद विभाग की टीम ने चांडल थाना क्षेत्र के रांगाटांड में छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। साथ ही वहां से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और शराब निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सामान बरामद किए। हालांकि इस दौरान फैक्ट्री का संचालक मौके से भागने में सफल रहा। फिलहाल मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। तो सरायकेला से इस मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने रांगाटांड में ये छापेमारी की, और छापेमारी के दौरान अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और शराब बनाने के लिए उपयोग में लाने जाने वाली सामान भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान फैक्ट्री का संचालक मौके से भागने में सफल रहा। वही चीज बनिए रहा जी निकालिए समझिए। तो एक के बाद एक लगातार इस तरीके के अवैध शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं यही वो अवैध शराब होते हैं जो कि बाद में जहरीली शराब का रूप ले लेते हैं, और कई लोगों की जान इससे चली जाती है। खास करके कह सकते हैं कि जब से ये जो मामले सामने आए, जहां पर शराब झारखंड से बिहार अवैध तरीके से ले जाई जाती है, ऐसे में इस तरीके के कई और ऐसे मिनी फैक्ट्रीज खुल गई हैं, और उन्होंने इसे अपना एक जरिया बना लिया है कि पैसे कमाने का। लेकिन यही शराब फिर लोगों की जान ले लेती है। वही चीज बनिए रहा जी निकालिए समझिए। तो चलिए अब इस खबर पर सीधे लाइव जुड़ते हैं हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह से। इंद्रजीत, एक और मिनी फैक्ट्री
शराब की पकड़ी गई। उत्पाद विभाग के ने ये भंडाफोड़ इसका किया है, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? पूरा बता दें कि चांदी का क्षेत्र है जो दलवा के तराई में पड़ता है और ये चांदी बेसिकली सरायकेला जिले के अंदर जाता है और ऐसे क्षेत्रों में शराब की जो मिनी फैक्ट्री को उद्योग होता है तो जाहिर सी बात है कि आबकारी विभाग की बड़ी सफलता मानी जाती है। हालांकि ये दूसरी बार एक की जो फैक्ट्री है और उसका उद्घाटन हुआ है जिसमें स्टीकर, कॉप और ढक्कन सहित कई बोतल अवैध शराब वहाँ पकड़ी गई है। शराब बनाने की मशीन और ज्वलंत पदार्थ जो होते हैं जैसे स्प्रे वगैरह वो सब आबकारी विभाग ने बरामद किया है। और उसके बाद ये बता दें प्रभाग की बड़ा बाटी जमशेदपुर और बिरसा नगर जैसे क्षेत्रों में भी लगातार शराब की जो है भट्टियां हैं वो आबकारी विभाग गौर करना चाहिए। प्रशासन का जो एजेंडा है इन जो शराब माफिया है जो लगातार छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में चल रही है, अगर ये अवैध शराब माफिया जो है वो मानने का नाम लेते हैं जैसे प्रशासन फैक्ट्रियां है उसका उद्घाटन कर देती है, उसके बाद फिर तुरंत उसी स्थान पे उसी तरह से शराब की फैक्ट्रियां लग जाती है, शराब की भट्टियां संचालित हो जाती है और फिर वो फलने फूलने लगते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस तरह की कार्रवाई का निष्कर्ष क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है। कारण कि प्रशासन कार्रवाई करती है और ठीक उसके कुछ दिन के बाद फिर से वो कारोबार शुरू हो जाता है। ऐसे में प्रशासन की जरूरत है कि ठोस कार्रवाई करने की एक बड़ी कदम उठाने की इसमें आरोपी पकड़े जाए और जो माफिया है उन्हें जेल भेजा जाए, तब जाकर के ये अवैध शराब का कारोबार या फिर अंग्रेजी शराब की जो अवैध फैक्ट्रियां है वो नहीं लगेगी और जहरीले शराब से लोगों को निजात मिलेगी। बिल्कुल इंद्रजीत, और जानना चाहूंगी क्योंकि सिर्फ ये एक मिनी फैक्ट्री इस तरीके की नहीं है, और भी कई मिनी फैक्ट्रियां शराब की पकड़ी गई हैं, तो ये जो शराब माफिया की आप बात कर रहे हैं वो शराब बनाती है, फिर इसका सप्लाई किस तरीके से होता है, काम कैसे कर रहा है ये माफिया? चयन होता है जो जुड़े होते हैं कि झारखंड के जमशेदपुर जो है वो क्षेत्र है बंगाल से सटा हुआ है, उनका सटा हुआ है, इसका फायदा इन लोगों को काफी मात्रा में होता है। कारण कि शराब बनाने की जो केमिकलें हैं वो बंगाल से जमा वाले थे, उनका जमा वाले थे और जो झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है जंगलों और पहाड़ों का जो क्षेत्र है इसका लाभ शराब माफिया उठाते हैं। उस क्षेत्र में प्रशासन बहुत कम जाती है, इस कारण से गाँव वालों को मसला पहला फैसला को बड़ा करते हैं और यही उनका जो फायदा होता है कि इसी रास्ते जंगल के रास्ते वो बंगाल और अन्य स्टेटों में शराब को भेज करके वो बड़ी खपत कराते हैं और बड़ा लाभ कमाने के लिए इस तरह के अवैध गोरखधंधे का वो जमशेदपुर के क्षेत्रों में स्थापित करते हैं। तो ऐसे में अब प्रशासन जो है वो सूचना के आधार पर छापामारी तो करती है, भट्टियां ध्वस्त तो करती है, अवैध जो मिनी फैक्ट्री है उसको भी उद्घाटन भी करती है, उससे भी सामान की जब्ती करती है, मगर आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। एक सवाल यहाँ ये भी स्टैंड करता है कि प्रभात की आखिर आरोपी क्यों नहीं पकड़ी जाती है, क्या कारण होता है कि प्रशासन जाती है उससे पहले उनको सूचित हो जाता है कि हाँ रेड पड़ने वाला है और भट्टियों को छोड़ा जाता है और भाग जाते हैं। तो देखना ये होगा कि बड़ी रणनीति के तहत यह छापामारी करने की जरूरत है, कारण कि लगातार पिछले एक महीने से जमशेदपुर और आसपास क्षेत्रों में आबकारी विभाग छापामारी कर रही है, रेड करती है और उसके बाद भट्टियों को ध्वस्त कर रही है। कई हजार लीटर सुलाई शराब बरामद की है, कई हजार लीटर सुलाई शराब को दर्ज किया है और अभी इसी दिन कैंडिल में जो अवैध शराब अंग्रेजी शराब की जो फैक्ट्री है उसको उद्घाटन भी किया है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह की रणनीति बनाती है ताकि क्षेत्र में जहरीले जो शराब है उसका कारोबार ना फैले। बिल्कुल इंद्रजीत, और बिहार में जिस तरीके से शराब बंदी है उसका कहीं ना कहीं फायदा इस तरीके की मिनी शराब फैक्ट्रीज को मिलता है, तो क्या इससे भी कुछ कनेक्शन यहाँ जुड़ता हुआ मिल रहा है? तो बता दीजिए बिहार जो है वहाँ शराब बिल्कुल बंद है, उसके बावजूद वहाँ अवैध रूप से जो कारोबार शराब का होता है, इस कारण से कई लोगों की पिछले दिनों जान दी गई, पूरा देश इससे मरमाहत रहा। हालांकि इसकी अपनी बिहार सरकार की अपनी रणनीति है कि शराब क्यों बंद की गई है, मगर झारखंड में शराब बंद नहीं है, उसके बावजूद यहाँ अवैध शराब की भट्टियां चलती है, अवैध शराब के जो फैक्ट्रियां हैं वो लगी दिखती है और प्रशासन जब रेड करती है तो मालूम पड़ता है कि बिल्कुल जहरीला शराब है, इसके पीने के बाद मनुष्य सीधे मौत के मुंह में ही जाएंगे, काल के गाल में समा जाएंगे और कितने का परिवार जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो बिहार की जो मौत हुई है
उस तरह से देखने के बाद जमशेदपुर में भी इस तरह से मौत होने की चांसेस ज्यादा है। और यही कारण है कि आबकारी विभाग जो है लगातार रेड कर रही है, लगातार सक्रिय है। नदियों के किनारे जहाँ जंगल पहाड़ है उस क्षेत्र में जो रेड करती है, जहाँ लोग आना जाना नहीं है, जहाँ गाँव वाले छोड़ करके उस क्षेत्र में कोई नहीं जाते हैं, वहाँ भी प्रशासन जो है लगातार रेड की जा रही है। मगर बावजूद इस क्षेत्र में शराब माफिया जो है फल फूल रहा है। इंद्रजीत, जिस तरीके से आप और हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे जो तस्कर है, शराब तस्कर, उन्हें जानकारी मिल जाती है कि रेड होने वाला और पहले ही वो वहां से भागने में सफल हो जाते हैं, इस पर जिला प्रशासन क्या कुछ सफाई दे रही है? पर बता दें कि आप हम सभी जानते हैं कि जैसे कोई कानून बनता है इसमें शराब होता है, उसका फायदा जो चोर होते हैं, जो आपराधिक तत्व के लोग होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है कि जैसे प्रशासन एक टीम बनाती है कि पल्ला क्षेत्र में रेड करना है और वहाँ जाकर के अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करना है, उससे पहले हो सकता है, जो हमारा अनुमान है कि उसी विभाग का कोई न कोई व्यक्ति उस शराब माफी से जरूर मिला होता है और यही कारण है कि उन तक ये सूचना पहुँच जाती है और कोई पकड़ा नहीं जाता है। और जो आबकारी विभाग है केवल नष्ट करती है, ध्वस्त करती है और जो वहाँ पर शराब की बोतलें होती है उसे जब्त करती है और उसके बाद आरोपी पकड़े ले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि विभाग में ही कहीं न कहीं कुछ कमी रही होगी, इस कारण से सूचना वहाँ तक पहुँच जाती है और इसका लाभ जो है शराब माफिया पूरी तरह से उठा पाते हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जमशेदपुर से, यहाँ सरायकेला से ये मामला सामने आया था, जहाँ पर विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था पुलिस ने। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि इस तरीके की छापेमारी जब भी की जाती है तब पहले से ही संचालक को कैसे भनक लग जाती है और वो मौके से फरार हो जाता है। तो रिपोर्टर्स लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।